बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैरियत से रहें। तो बच्चों, जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मुताले पाकिस्तान बराए जमात नहम यानी 9th क्लास की पाक स्टडी को हमने पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 को यानी बाब नंबर 2 में जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। आज शुरू करने से पहले जरूरी है कि मैं आपको मुताला पाकिस्तान जो क्लास 9th का है यानी नहम जमात का पर्चे का जो तरीक़ेकार है वो समझा दूं कि पेपर आपका किस मेथड से आएगा यानी पाक स्टडी का। चूंकि ये हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो उसका जो है इसके जो है मार्क्स हमारे पास वो हैं 50 यानी 50 नंबर का ये पेपर है। और इसके जो टोटल टाइमिंग है वो हमारे पास है 2 आवर्स यानी 2 घंटों का जो है ये टाइमिंग है इसकी। इन 2 घंटे का इसका पेपर है। इस पेपर को अगर आप देखें तो इसमें 3 पोर्शन हैं, यानी सेक्शन ए है, बी है और सी है। सेक्शन ए आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से सारे के सारे मारूसी सवालात है, यानी एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक सही होता है। आपने उस सही वाले को जो है वो सर्कल करना है। तो ये हमारे पास टोटल आते हैं 10 यानी 10 नंबरों का ये होता है। इसकी जो टाइमिंग है वो हमारे पास है 15 मिनट्स। ठीक है, और इसके जो मार्क्स हैं वो हमारे पास है 10। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जो है करना है सॉल्व और फिर अपने सुपरिटेंडेंट के हवाले कर देना है। उसके बाद आपके पास जो सेक्शन बे और सेक्शन जीम के लिए कुल वक्त होता है वो है 1 घंटा और 45 मिनट, यानी 15 मिनट्स आपके जो हैं वो चले जाते हैं किससे, वो आपके मौरूजी सवालात यानी सेक्शन ए में चले जाते हैं। अब जो कि सेक्शन बे है हमारे पास तो वो हमारे पास है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में आपके पास टोटल जो है वो 7 सवालात जो है होते हैं, जिसमें आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल के 5 नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास 25 नंबर का जो है वो सेक्शन बे आ जाता है, यानी 2 सवालात की आपके पास चॉइस होती है, 7 में से आपने 5 करने होते हैं। फिर आखिर में जो है हमारे पास सेक्शन जीम है, जिसके टोटल जो हैं वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें से आपने 2 करने होते हैं, यानी तफसीली सवालात होते हैं। ठीक है, एक की आपके पास चॉइस है, आप अपनी मर्जी का इसमें से जो है कोई भी 2 सवालात जो हैं वो कर सकते हैं। इसके टोटल नंबर जो है वो है 15 यानी 15। तो 15, 25 और 10 को मिला के आपके पास टोटल मार्क्स आ जाते हैं 50। तो ये हमारे पास जो है वो क्लास 9 का पेपर हो गया। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर को शुरू करने से पहले मतलब जरूरी है, जो हम सबक पढ़ रहे हैं उससे पहले जरूरी है कि थोड़ा सा मैं आपको जो है एक किरदार बता दूं। जैसे आप कोई कहानी वगैरह पढ़ते हो और उसमें कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, इसी तरह जो है कोई आम सा बंदा होता है, तो इसी तरह जो है आपकी जो क्लास 9 की पाक स्टडी है यानी नहम जमात की जो मुताले पाकिस्तान है उसमें 3 कैरेक्टरों का हम पढ़ेंगे। इसमें से एक है हमारे पास अंग्रेज, ठीक है, दूसरे हमारे पास है मुसलमान और तीसरे हमारे पास है हिंदू। अब अगर अंग्रेज आपको याद हो तो वो अंग्रेज यानी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी उन्होंने बनाई हुई थी और वो जो है उसी कंपनी को लेके तिजारत की गर्ज से जो है वो कहाँ आए, बरसगीर पाक हिंद में समुद्री रास्ते को दरियाफ्त करते हुए। तो ये लोग जो है यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने जो है वो तिजारत करना शुरू कर दी। उस टाइम मुसलमानों की हुकूमत थी, यानी मुगल पीरियड्स जो है उसमें से जारी था। फिर उसके बाद ये लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस मुल्क पे जो है वो हुक्मरानी का ख्वाब देखा। तो ये हुक्मरानी यानी एक तिजारत जो है वो शुरू होते होते आखिरकार पूरे हिंदुस्तान पे जो है वो कब्जा करके बैठ गए। इसी तरह मुसलमान जो थे वो अक्सरियत में थे, अकलियत में थे। अकलियत का मतलब होता है माइनॉरिटी, यानी कम तादाद में थे बनिस्बत किसके, हिंदुओं के। और हिंदू जो थे वो हमारे पास अक्सरियत में थे यानी मेजॉरिटी में थे। तो इस तरह कभी हिंदुओं के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो है मुफाहमत हो जाती थी, कभी ये जो है बहुत ज्यादा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। मतलब ये है कि कभी एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं चल सके। तो ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो किरदार थे जो हमने इसमें पढ़ने हैं। अब आते हैं हमारे पास जो है फहरिस्त, जो आपने क्लास 9th में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें से नंबर 1 है हमारे पास पाकिस्तान की नजरियाती असास यानी आइडियोलॉजी से मुतालिक है। ठीक है, दूसरा है क़याम पाकिस्तान जो 1940 से लेके 1947 के जो वाक़यात हुए हैं इसके दरमियान उसके बारे में है। तीसरा है हमारे पास अर्ज़े पाकिस्तान जो कि लैंड ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। और इसी तरह
एक है हमारा आखिरी वाला जो है वो है तारीख पाकिस्तान, जो 1947 से लेके 1971 तक है। मतलब क्या है, पहला वाला जो है ये एक नजरियाती का मतलब होता है नजरिए से निकला हुआ, यानी आइडियोलॉजी, एक जहन में एक आइडिया का आना, और फिर उसके लिए जो है ये हमारा पहला वाला जो चैप्टर था वो इसके बारे में है। फिर दूसरा वाला जो है क़याम पाकिस्तान, वो जो नजरिया वजूद में आया, जहन में आया, उसको वाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं कि इसके लिए किस किस जद्दोजहद से मुसलमान जो है वो गुजरे हैं। जब ये दो चैप्टर्स जो हमारे हैं ये हमारे पास आज़ादी से पहले के हैं, मतलब हम इसको कह सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले जो वाक़यात वगैरह हुए हैं उसके बारे में हैं। अब चूंकि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है वो क्या है हमारे पास, तीसरा वाला जो है वो है अर्ज़ पाकिस्तान, यानी लैंड ऑफ पाकिस्तान यानी अब पाकिस्तान जो हमारे पास वजूद में आया तो पाकिस्तान के साथ जो है किस किस ममालिक के जो बॉर्डर्स हैं वो टच करते हैं, और साथ में पाकिस्तान के पास जो है कुदरती नबातात कौन से हैं, पाकिस्तान में ग्लेशियर कौन से हैं, पाकिस्तान में जो है सहरा कौन से हैं, ये सारी चीजें जो है हमने इसमें पढ़नी है। और आखिरी वाला जो है तारीख पाकिस्तान, यहाँ पे चूंकि हमने 47 तक पढ़ा, अब 47 से ही यहाँ पे स्टार्ट होगा और 71 तक जाएगा। यानी जब आजाद हुआ पाकिस्तान तो उसको किन मसाइल से दो चार होना पड़ा, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है माली लिहाज से निहायत ही कमजोर था, पाकिस्तान के साथ जो है हद से ज्यादा नाइंसाफिया की गई थी बाउंड्री के लिहाज से, पाकिस्तान के पास जो है कुछ भी ना होने के बराबर था। इवन कि पाकिस्तान के जो महाजरीन की आबादकारी है उसमें जो है पाकिस्तान को किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ा, ये सारा का सारा हम इसमें जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1947 से लेके 1971 फिर पाकिस्तान में जो है पहली हुकूमत आई, पाकिस्तान में आइन का मसला रहा, फिर पाकिस्तान में माशाअल्लाह का दौरे हुकूमत शुरू हुआ, वो सारा का सारा लेके हम लोग 1971 तक, यानी जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ मशरकी बंगाल, तो उस तक हम पढ़ेंगे। सारा का सारा हमने आखिरी चैप्टर में पढ़ना है। यहां तक समझ आ गई है आपको? अब जो हमारे पास बाब दोयम है क़याम पाकिस्तान, यानी उसके बारे में थोड़े से तदरीसी मकासद को देखने हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे बैकग्राउंड है हमारे पास पस मंजर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे करारदाद लाहौर 1940 जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो है वो अपनी तजावीज़ पेश की थी, उसके बारे में 1942 में। इसी तरह सिया फार्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का जो फार्मूला था 1944 में, वो हमने पढ़ना है। सॉरी। इसी तरह हम लोगों ने शिमला कॉन्फ्रेंस, जो शिमला में जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में आईनी मसले को हल करने के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ना है। 1945-46 के जो इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, और उसमें से जो है कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा वो सीट लेकर आई थी, मुस्लिम लीग की क्या हालत थी, और इसी तरह जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो कहाँ पे थी, वो हमने पढ़ना है। काबीना मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन प्लान को हमने पढ़ना है 1946 में। उसके बाद अबूरी हुकूमत जो अर्जी हुकूमत की तश्कील की गई थी 1946-47 में, वो हमने पढ़ना है, यानी हुकूमत जब तश्कील की गई यानी बनाई गई, वो हमने पढ़ना है। आखिर में जो इसका सबसे अहम है जो है 3 जून का मंसूबा 1947 का मंसूबा, वो हमने पढ़ना है, और तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान कैसे वजूद में फिर आया। इसी तरह बरतानी इस्तेमार का मतलब होता है जब आप एक मुल्क जो है इर्द गिर्द के कमजोर मुल्क पे जाकर वहां पे कब्जा कर लेता है, अपने साथ जबरदस्ती मिला लेता है, तो बरतानी इस्तेमार के बारे में हमने पढ़ना है। और आखिर में जो है वो है हमारे पास क़याम पाकिस्तान में कायद आज़म का किरदार, यानी कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का खिताब क्यों दिया गया, ये सारा का सारा जो है वो हमने इस बाब में पढ़ना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाब दोयम, सफा नंबर 16 पे हमारे पास उन्वान है पस मंजर, यानी बैकग्राउंड थोड़ा सा हमने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहले बाब में आप पढ़ भी चुके हो नजरिए को। नजरिया क्या चीज होता है? साइंस ऑफ आइडियाज। ठीक है, यानी आइडियोलॉजी होता है, इज्तिमाई सोच और फिक्र को जो है वो नजरिया कहा जाता है। चूंकि मुसलमानों के जहन में एक नजरिया वजूद में आया, अब उन्होंने यही एक आजाद इस्लामी रियासत का जो है ख्वाब देखा मुसलमानों ने, और उसको जो है अमृत जामा पहचाने के लिए जो है उन्होंने कोशिशें की। तो अब इस ख्वाब की तामीर के लिए उन्होंने जो कोशिशें की उसे हम इस बाब में पढ़ेंगे। तो इन वाक़यात से पहले हम थोड़ा सा जो है वजूहात पढ़ते हैं कि जिनकी वजह से हिंदू मुसलमानों के दरमियान फासले बढ़े और मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया, और उसमें अंग्रेजों का कितना किरदार था वो सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1857 की जो जंग आज़ादी थी। ठीक है, 1857 की जंग आज़ादी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आई थी 1600 में, कहाँ पे? बरसगे पाक व हिंद में। किस घर से आई थी? तिजारत के घर से आई थी। इसका मेन मकसद क्या था? वो तिजारत करने के लिए यहाँ पे आई थी।
साथ में लेकिन उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि हम तिजारत करते करते आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, और इस कब्जे को उन्होंने जो है वो अमली जामा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मुसलमानों हिंदुओं के समाजी जो इक़दार हैं उसमें मुदाखलत करना शुरू कर दी थी। कुछ उन्होंने ऐसी इस्लाहात नाफिज की कि वो मुसलमानों हिंदुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो इस वजह से हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर हिंदुओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ने लगे, और इसमें अंग्रेज चूंकि बहुत ज्यादा उनके पास जो है वो मगरबी चीजें थी, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस थी चीजें, सब कुछ मौजूद थी, तो उसकी वजह से जो है मुसलमानों को जो है और हिंदुओं को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई, और उसके बाद अंग्रेज जो है वो पूरे बरसगीर पाक व हिंद में काबिज हो गए। यानी वो अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, तिजारत की गर्ज से आए थे, अब वो पूरे हिंदुस्तान पे काबिज हो गए हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़ना, वो हमने जो है उस वजह से भी जो है वो पाकिस्तान हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो है वो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। साथ में हम अगर देखें तो हमारे पास जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की जो जमात है उसके बारे में है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये उनकी जमात का नाम था, यानी पार्टी का नाम था। ये A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेन ह्यूम ने जो है 1885 में बनाई थी। यानी इसका मकसद ये था कि हुकूमत तक बात जो है वो आसानी के साथ पहुंच सके, इसलिए जरूरी है कि इनकी अपनी पार्टी हो। शुरू में ये पार्टी जो है वो दावा करती थी कि हिंदू मुसलमानों के लिए जो है वो दोनों के लिए बात करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करती थी, हिंदुओं की मफादात की बात करती थी, मुसलमानों से इनका कोई गरज नहीं था। हालांकि शुरू में मुसलमानों ने काफी इसको जो है वो ज्वाइन किया था, मुसलमानों के जो रहनुमा थे उन्होंने इसको जो है वो इसमें ज्वाइन किया था, मतलब इसको जो है वो अपनी जमात समझ के इसमें काम करते थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ ये जमात तो सिर्फ और सिर्फ जो है किसकी बात कर रही है, सिर्फ अपने लिए बात कर रही है, तो तब मुसलमानों ने सोचा कि इनकी अपनी एक जमात भी होनी चाहिए। तो ये वजूहात भी थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया। इस तरह जो आगे वाला रीजन है 1867 की उर्दू हिंदी तनाज़ा, 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उर्दू चूंकि तुर्की जुबान का लफ्ज है और हिंदू यही समझते थे कि उर्दू जो है मुसलमानों की जुबान है, तो हर वो चीज जो मुसलमानों से जुड़ी हुई होती थी हिंदू उससे बहुत शदीद नफरत की निगाह से देखते थे। 1825 से पहले जो है अंग्रेजों ने उर्दू को जो है वो सरकारी जुबान का दर्जा दिया हुआ था। फिर लेकिन उसके बाद जो है बनारस के जो हिंदू थे इन्होंने इसके खिलाफ तहरीक चलाई। वो चाहते थे कि उर्दू को हटा के उसकी जगह हिंदी को जो है वो राइज किया जाए, और हर जगह इन्होंने जो है वो फसादात करना शुरू कर दिए थे। 1857 में जो है इन्होंने ये शुरू कर दिया था। ये फसादात इतने आगे बढ़े कि 1871 यानी 1871 में बंगाल का जो गवर्नर था जॉर्ज कैम्बल, उसने जो है तालीमी सिलेबस में उर्दू को मुकम्मल तौर पे जो है वो हटा दिया था। यानी हालात इतने खराब हो गए थे। इसी तरह 1900 के अंदर अंदर यानी 1900 के अंदर अंदर यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो थे आर्नल्ड मैकडोनल्ड, उन्होंने हिंदुओं के ज्यादा इसरार पे जो है वो अदालतों से, तालीमी इदारों से, यानी हर जगह से जो है उर्दू को हटा दिया था। तो ये ऐसे वाकयात थे जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्या बने, एक किस्म की फसाद की वजह जो है वो बनी, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारा एक अलग वतन होना चाहिए। इसी तरह 1905 यानी 1905 के तकसीम बंगाल का फैसला, बंगाल एक बहुत ही बड़ा वसी और गरीज इलाका था जिसे जो है वो किसने यानी अंग्रेजों ने जो है अपने इंतजामी उमूर को चलाने के लिए जो है इसकी तकसीम कर दी थी, क्योंकि ये जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने जो है इंतजामी ज़रूरत के तहत इसको तकसीम कर दिया था। इसके दो हिस्से बन गए थे, मशरकी बंगाल जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाका था लेकिन बहुत ही कंपल्सरी की हालत में, बहुत ही बुरी हालत में जो थे वो जिंदगी गुजार रहे थे। तकसीम बंगाल का जितना भी जो है वो पैदावार होती थी यानी पर्सिन वगैरह होती थी वो तकसीम मशरकी बंगाल में होती थी और उसको जो है वो भेजा जाता था मगरबी बंगाल में। तो इससे जो है हिंदुओं को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि जितना भी इसकी जो पैदावार थी उसका सारा फायदा जो है वो मगरबी बंगाल को होता था। मशरकी बंगाल जो है वो बिल्कुल बुरी हालत में थे, गुर्बत की हालत में थे। तो अंग्रेजों ने इसको जो है अपने इंतजामी उमूर के तहत जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अब जब दो हिस्सों में उन्होंने तकसीम कर दिया तो चूंकि ये हिंदुओं के खिलाफ थी तो हिंदुओं ने इसके खिलाफ जो है भरपूर तहरीक चलाई और इस फैसले को वापस लेने के लिए उन्होंने जो है वो बरतानी हुकूमत पे जो है बहुत जोर देना शुरू कर दिया और आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि 1911 में 1911 में जो है तकसीम बंगाल का जो फैसला है वो अंग्रेजों ने वापस ले लिया।
फिर बात करेंगे 1906 में मुस्लिम लीग का जो कयाम था। मुस्लिम लीग जो है वो किस लिए बनाई गई थी? जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आई थी, लेकिन ये जमात जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती थी? सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी मफादात की बात करती थी। इसे हिंदू यानी मुसलमानों से जो है कोई लेना देना नहीं था। तो 1906 में जो है मुसलमानों ने ढाका में जो है तारीखी इजलास मुकर्रर किया, जो 30 दिसंबर 1906 को मुकर्रर हुआ, और इस इजलास में जो है मुसलमानों की सियासी हकूक की निगहदाश्त के लिए जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात जो है वो बनाई गई। ये जमात जो थी मुसलमानों की तरफ से थी, और फिर यही जमात के जरिए उन्होंने जो है आज़ादी को हासिल किया अपने लिए। इसी तरह तो जो है हम बात करेंगे 1916 में मीसाक लखनऊ जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, ये बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का वो पहला और आखिरी मुआहदा है जिसमें हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के वजूद को जो है तस्लीम करके मुत्तहिद होकर रहने और अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए दस्ते ताउन एक दूसरे की जानिब जो है वो बढ़ाया। ये वाहिद मुआहदा है जिसमें जो है हिंदू मुसलमान जो है वो मुत्तहिद हुए थे। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में इससे पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता, तो इस वजह से मीसाक लखनऊ यानी लखनऊ पैक्ट जो है इसको कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे 1919 में तहरीक खिलाफत, 1990 में तहरीक खिलाफत जो है वो शुरू हुई थी जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1 जिसको कहा जाता है 1914 में। तो उस टाइम में जो है अंग्रेजों ने तुर्की ने क्या किया, जो मुसलमानों की रियासत थी उसने जो है जर्मनी का साथ दिया। तुर्की का ये फैसला एक तरीके से ठीक भी था, क्योंकि जंग बल्कान में बहुत ज्यादा तुर्की को जो है अंग्रेजों के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने जो है क्या किया, जर्मनी का साथ देना शुरू कर दिया। अब जब जर्मनी का उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने जो है वो तुर्की के खिलाफ जो है जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी। तो मुसलमानों ने अंग्रेजों से मुतालबा किया, क्योंकि मुसलमान जो है वो तुर्की को एज अ मुस्लिम रियासत समझते हुए तुर्की के जो खलीफा थे सुल्तान अब्दुल मजीद दोम, उसको वो अपनी रूहानी पेशवा यानी रूहानी रहनुमा समझते थे। तो इस वजह से जो है मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ हो गए और अंग्रेजों से उन्होंने मुतालबा किया कि वो जो है वो तुर्की के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां जो है तुर्की पे जुल्म सितम जो है वो बंद कर दें। चूंकि अंग्रेज जो थे वो अपनी रिवायती अंदाज़ मकारी की वजह से मशहूर थे, तो उन्होंने पहले वादा किया कि खिलाफत उस्मानिया को बरकरार रखा जाएगा तब जब मुसलमान जो है वो अंग्रेजों का साथ देंगे। जब वो अंग्रेज जीत जाएंगे तो खिलाफत उस्मानिया को यानी तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया है उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इन्होंने ये वादा कर लिया। फिर मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन जब अंग्रेजों को जंग में फतह हासिल हुई तो उसके बाद उन्होंने जो है यानी तुर्की पे जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। उसके जो खिलाफत उस्मानिया है उसको टुकड़े कर दिए थे और आपस में तकसीम कर दिए थे। तो इसके खिलाफ मुसलमानों ने जो है एक तहरीक चलाई जिसे कहा जाता है तहरीक खिलाफत। ठीक है, यानी खिलाफत कहते हैं हुकूमत को, यानी हुकूमत को बचाने के लिए जो तहरीक चलाई जाती है। ये तहरीक शुरू में बहुत ज्यादा जोर शोर से थी, इसकी कमेटी बनाई गई, इसका मकसद भी यही था। फिर और इसमें हिंदू भी मुसलमानों के साथ थे, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे हालात वाक़या हुए जिसमें खास तौर पर चोरा चोरी का वाक़या आया, जो कि गाँव का नाम था, जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम हिंदू फसादात हुए। उसकी वजह से जो है मुसलमानों को इस तहरीक से दस्तबरदार, मुसलमान तो खैर नहीं हुए थे लेकिन हिंदू जो है उनसे अलग हुए और मुसलमान जो है अकेले रह गए। फिर मुसलमान जो है इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करा दिया, यानी दारुल हर्ब का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो इस्लामी जो है इबादत को या इस्लामिक दार को जो है पाना मुश्किल हो जाए, तो उन्होंने अफगानिस्तान का रुख किया। वहां से भी वो वापस लौटे बहुत ही बुरी हालत में और आखिरकार मुसलमानों को जो है बहुत बुरे तरीके से फिर एक दफा शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीच में से जो हिंदू थे वो मुसलमानों से अलग हो गए थे। तो ये तहरीक मुसलमानों को मजबूर करने लगी कि उनका अब हिंदुओं के साथ उनका रहना जो है वो नामुमकिन हो गया है, उनके लिए अलग वतन जो है वो होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात की, तो उसमें से शिद्दी और संगठन जो हमारे पास जो है एक तहरीकें हैं, ये हिंदुओं की तरफ से जो है ये तहरीकें जो है वो बनाई गई थी। और इनका मकसद क्या था? शिद्दी जिसके जो बानी थे वो स्वामी शरदानंद थे, और इस शिद्दी का जो है वो मकसद ये था कि ये जो है वो मुसलमानों को जो है वो जबरदस्ती हिंदू बनाते थे। हिंदू मुस्लिम फसादात को उन्होंने बहुत ज्यादा हवा दी थी और इनके ख्याल में हिंदुस्तान के तमाम जो मुसलमान थे वो हिंदू थे पहले, जिन्हें मुसलमान हुक्मरानों ने मुसलमान बनाया। अब हिंदुओं को पूरा पूरा हक हासिल है कि वो इन मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू जो है वो बनाए। तो शिद्दी जो है वो हमारे पास ये तहरीक इसलिए चलाई गई थी। इसी तरह जो संगठन है वो हमारे पास ये वाली तहरीक, इसमें जो है इसके जो बानी है वो है डॉक्टर मोंजे।
اور اس تحریک کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا، یہ ہندو میں جو ہے عسکری زندگی جو ہے پیدا کرتی تھی. عسکری کا مطلب ہوتا ہے فوجی، یعنی ہندو جو رضاکار تھے وہ فوجی وردیوں میں جو ہے بازاروں میں گلیوں میں ہر جگہ جو ہے وہ پریڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی فسادات کو ہوا دینے میں انہوں نے بہت بڑا کام دیا. ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی ہندوؤں کو جو رضاکارانہ طور پہ کام کرتے تھے. اور آج بھی یہ جماعت جو ہے ہندوستان کے اندر موجود ہے. اور ہندو مسلم فسادات جو 1947 میں ہوئے تھے اس میں اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. یہ جو ہے پھر راشٹریہ سبوک سنگھ جو ہے اس کی جو ہے فسادات کی کارروائیوں میں جو ہے پھر یہ پارٹی شامل ہو گئی تھی، یہ جو تحریک تھی یہ شامل ہو گئی تھی. اور ہندو مسلم فسادات کو اس نے کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہوا دی تھی. تو ان حالات سے بھی جو ہے ہندو اور اسپیشلی خاص طور پر مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے. اب بات کرتے ہیں اس کا جو پس منظر کا سب سے آخری والا پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے 1937 کے انتخابات. 1937 کے انتخابات جو ہے تو اس میں صوبائی انتخابات جو ہے تو چونکہ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی وہ شروع سے جماعت تھی تو وہ بہت ہی منظم تھی، لوگوں کے ساتھ اس کا کافی کانٹیکٹ تھا کیونکہ وہ 1885 میں بنائی گئی تھی. جبکہ اس کے الٹ جو مسلم لیگ تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کیونکہ وہ 1906 میں بنائی گئی تھی. یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں بنائی گئی تھی جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ 1906 میں بنائی گئی تھی. تو وہ اتنی زیادہ منظم نہیں تھی، تو وہ اتنی زیادہ اس کا اثر و رسوخ نہیں تھا. اور اس نے تقریباً 484 جو اس کی سیٹس تھی اس میں اس نے صرف اور صرف جو ہے 108 سیٹ حاصل کی جو نہایت ہی جو ہے بری حالت میں تھی مسلم لیگ. اور اس کے بعد جو ہے کانگریس کی حکومتیں جو ہے وہ قائم ہو گئی 1937 سے لے کے 1939 تک، یعنی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہوئی. کانگریس نے تقریباً 11 صوبوں میں سے 7 صوبے جو ہیں اس میں اپنی حکومتیں تشکیل دی اور باقی میں بھی جو ہے اس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ اس کے بغیر کوئی جماعت جو ہے وزارت نہیں بنا سکتی تھی. مسلم لیگ کو یہ امید تھی کہ اسے صوبائی وزارتوں میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن جب کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ صوبائی حکومتیں میں اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کی غرض سے کسی دوسری جماعت کو شامل نہیں کرے گی تو دوسری جماعتوں کی شمولیت کو جو ہے صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ جماعتیں آل انڈیا نیشنل کانگریس میں جو ہے وہ ضم ہو جائیں، یعنی اس میں مکس ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں. لیکن مسلم لیگ کے لیے کسی طور پر بھی اپنی انفرادی حیثیت یعنی جو ان کی الگ حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے مسلم لیگ کو جو ہے اقتدار سے باہر رہنا پڑا، یعنی حکومت پر اس کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں تھا. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 1937 کے جو انتخابات ہوئے اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں پہ جو زندگی تھی وہ تنگ کر کے رکھ دی تھی. انہوں نے ایسے جو ہے وہ اصلاحات نافذ کیے جو سراسر مسلمانوں پر مسلم دشمنی پہ جو ہے وہ مبنی تھی. اس نے سب سے پہلے جو ہے ترنگا پرچم، ایک جو پرچم تھا جو کہ اس نے جو ہے نافذ کیا اور یہ پرچم جو ہے وہ تمام ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری جماعتوں پر جو ہے عمارتوں پہ جو ہے انہوں نے اس کو لہرایا. یہ سارا رنگا پرچم جو تھا جسے ترنگا کہا جاتا تھا، اس میں جو ہے اس کے 2 مقصد تھے کہ دنیا میں یہ بات ظاہر کرنا تھا کہ ملک میں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں، یعنی ایک ہے انگریز اور دوسری جو ہے ہند کی جماعت یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس. پھر اس کے بعد انہوں نے بندے ماترم جو ہے ایک ترانہ جو ہے وہ نافذ کیا جسے متعصب ہندو بنکم چند چٹرجی نے جو ہے جو بنگالی ایک ناول تھے اس نے نقل کیا تھا. اس ترانے میں جو ہے انہوں نے زمین کو یعنی دھرتی ماں کو اپنے باشندوں کے نام جو ہے وہ پیام امن اور ترقی دیتے ہوئے پیغام دیا کہ دھرتی ماں کے جو امن و امان کو تباہ کرنے کے جو ہیں وہ ذمہ دار صرف مسلمان ہیں. ہندوؤں کو تلقین کی گئی کہ جس طرح ممکن ہو سکے ان لٹوروں کا جلد خاتمہ کیا جائے، یعنی مسلمانوں کا جلد خاتمہ کیا جائے. انگریزوں نے اس مسلم دشمن جو نغمہ ہے اس کو اپنے قومی ترانے پہ جو ہے وہ سرکاری مدارس اور تقاریب میں جو ہے یہ ترانہ جو ہے سنایا جاتا تھا. تو آخرکار مسلمان جو ہے وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے اور پھر انہوں نے تب کہیں جا کے اس مسلم جو آزاد ترانہ ہے اس کو اسمبلیوں میں بجانے کا فیصلہ جو ہے واپس لے لیا. اسی طرح انہوں نے ہندی زبان کو جو ہے بہت ترویج کے لیے کام کیا. انہوں نے اردو کی جگہ اس کو جو ہے وہ ہندی کو جو ہے ترقی دینے کی کوشش کی. اردو زبان کو جو مقام حاصل ہو چکا تھا اس سے وہ چھینا چاہتے تھے. اسی طرح ہندی زبان کو علاقوں دفتر تعلیمی اداروں میں انہوں نے جو ہے سرکاری زبان کا درجہ دیا. اسی طرح ان کا ایک دوسرا کام جو تھا وہ ہے ودیا مندر اسکیم، یعنی کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں ایک تعلیمی پالیسی رائج کی تھی جس میں زیادہ زور جو ہے وہ ودیا مندر اسکیم کا تھا، یعنی طلبہ کو مندر کی تعلیم سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگاہ کیا جاتا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہندوازم کی جو ہے تبلیغ کو سرکاری طور پر جائز کرنے والے لازمی طور پر جو ہے تعلیمی اداروں میں ٹھوسنے کا کام تھا. اس اسکیم کے تحت جو ہے طلبہ کو بلا امتیاز یعنی بغیر کسی فرق کے جو ہے مذہب یعنی پوجا پاٹ میں جو ہے مجبور کیا جاتا تھا. گاندھی کی تصویر سامنے رکھ کے اسے جو ہے دیوتا تصور کر کیا جاتا تھا. اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ باندھ کر نہایت عقیدت اور احترام کی حالت میں
उनकी अजमत के गुण गाए जाते थे और मुसलमानों के लिए जो है काबिल बर्दाश्त था। तो इस वजह से मुसलमान जो है बहुत तंग आ गए थे। इन्होंने ज़ेबा जो गांव है यानी गांव की जो ज़ेबा करने पर जो है इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। खासतौर पर उन्होंने सख्त कवानीन बना दिए थे और ऐसे अफराद को सजा दी जाती थी जो गाय को ज़ेबा करते थे यानी ज़ेबा करने के मुल्ज़िम ठहराए जाते थे। हिंदू राज की तस्वीर जो है इन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द दिया था। मुसलमानों के जहनों से जो है कौमी एहसास मिटाने के लिए अपने उसूलों में विद्या मंदिर स्कीम का जो है इजरा किया, जिसके मुताबिक उन्होंने जो है लड़के और लड़कियों की जो मखलूक तालीम है वो राइज की। खास तौर पर इन्होंने मौसीकी को जो है तालीम का लाजमी जुज़ करार दिया था। हिंदुओं के जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि हिंदू राज यानी हिंदुओं की जो है हुकूमत कायम हो चुकी है। मुसलमानों पर उस वक्त तक इक़्तिदार के दरवाजे बंद रखे गए जब तक वो जो है कांग्रेस में शामिल ना हो। मुस्लिम लीग के कारकुनों के लिए सूबों में जमाती काम करना मुश्किल हो गया था। तो अगर हम सारी बात करें तो इस सारे मकसद क्या था, यानी दो चार दिन के इक़्तिदार में उन्होंने कौन सा ऐसा गलत काम ना किया जो उससे जाहिर होता था कि हिंदू मुसलमान जो हैं अलग कौमें हैं, ये किसी भी सूरत में जो है वो इकट्ठी नहीं रह सकी। तो ये वजूहात जो थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने जो है अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया और इसी बाब दोए में जो है उन वाक़यात का हम जिक्र करेंगे जिससे गुजर कर मुसलमान जो है एक आज़ाद इस्लामी रियासत यानी पाकिस्तान के नाम से जो है उन्होंने अपने लिए कायम किया। फिर मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दूं कि हमने आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में जो चैप्टर नंबर 2 का था वो क्या पढ़ा, पर्चे का तरीक़ेकार यानी पेपर का जो मेथड होता है, किस मेथड से आपका पेपर आएगा उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फहरिस्त को डिस्कस की, ठीक है। क्लास 9 में जो हमने फहरिस्त थी यानी कौन से चैप्टर्स थे वो हमने पढ़े। उसके बाद फहरिस्त के बाद तदरीसी मकासद जो थे बाब अव्वल के वो हमने पढ़े, यानी बाब अव्वल के पढ़ने का मकसद क्या है, तदरीसी मकसद उसका कौन कौन सा है, कौन कौन से जो है हमने इवेंट्स को पढ़ना है वो सारा हमने पढ़े। और आखिर में हमने पस मंजर को पढ़ा यानी उन वाक़यात और उन वाक़यात से गुजर के जो मुसलमान बहुत ही अजियत से गुजरे हैं, यानी वो हालात वो वाक़यात जिन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि उनका अपना एक अलग वतन होना चाहिए। तो ये सारा का सारा आज जो है हमने इस लेक्चर में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बच्चों आपको यहाँ पे एक बात मैं कह दूं, जब आप ये लेक्चर देखें यानी वीडियो देखें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब को सामने रखें। जब आप किताब को सामने रखेंगे तो साथ साथ में जो है आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आती जाएगी। जो समझ आएगी आपको वो आसानी के साथ उसको जो है वो गेन कर सकेंगे। तो ज़रूरी है इसके लिए कि किताब को सामने रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही दुआ है अल्लाह ताला से कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। शुक्रिया।